भारत में पर्याप्त धन संपत्ति, पैसा, धन धान्य, सारे नैसर्गिक साधन, खनिज, चिंतनशील लोग, कर्मठ और शिक्षा और तकनीकी के क्षेत्र में भी हम बहुत आगे हैं, तब भी हम विकासशील कहे जाते हैं। अच्छा, विकसित क्यों नहीं है? विकसित क्यों नहीं है? क्योंकि 3 क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, राजकीय व्यवहार, गवर्नेंस। विदेशों में जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, उसका मतलब होता है कि जो सीमित साधन हैं, असीमित इच्छाएं हैं, उनमें कैसे आवंटन किया जाए उन साधनों का, उसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। जी। और हमारे यहाँ पे आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, जिसमें हम लोग अष्ट प्रकार लक्ष्मी की बात करते हैं। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ धनलक्ष्मी की बात करें, मुद्रा की बात करें, तो ये हो जाएगा आपका 1/8 12.5%। तो बाकी के 87.5% का क्या होगा? बाकी के जो 7 प्रकार की लक्ष्मियां हैं उनका क्या होगा? तो अगर हमें विकासशील से विकसित दर्जे में आना है तो हमें इन समूचे अष्ट प्रकार की लक्ष्मियों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, उनका आशीर्वाद लेना पड़ेगा। जी, लक्ष्मी जी के 8 रूप कौन कौन से हैं? अच्छा, पहले तो आद्य लक्ष्मी है, जिससे मानव सभ्यता को खुशी मिलती है, आनंद की प्राप्ति होती है। इसके बाद धान्य लक्ष्मी है, जहाँ पे अनाज, फल, फूल होते हैं। तीसरा है धैर्य लक्ष्मी, जिससे मनुष्य को ताकत आती है, एक शक्ति मिलती है कि वो समाज सेवा के लिए नए नए प्रकल्पों के लिए सोच सके। फिर है गजलक्ष्मी। वैदिक काल में जो गौ माता होती थी, उनको भी एक प्रकार के धन के रूप में समझा जाता था। आपके पास जो हाथी होते थे, अन्य पशु पक्षी होते थे, वो भी एक धन के स्वरूप माने जाते थे। फिर है संतान लक्ष्मी। कहते हैं कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। जो बच्चे होते हैं वही असली धन होते हैं, तो संतान लक्ष्मी। फिर है विजय लक्ष्मी। तो जिन जिन आर्थिक सामाजिक प्रकल्प आपने चालू किए हैं उनमें आपको विजय प्राप्त हो, तो वो जो साधन हो गए आपके विजय लक्ष्मी। फिर है धन लक्ष्मी। धन लक्ष्मी में पाश्चात्य कॉन्सेप्ट है, वो है करेंसी, मुद्राएं, पेपर करेंसी, कागज की करेंसी या फिर स्वर्ण मुद्राएं। लेकिन ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में कहा गया है कि समाज में जो नदी हैं, तालाब हैं, सितारे हैं, नैसर्गिक ऊर्जा है, वो सब भी धन का स्वरूप माना गया है। और फिर अंत में है विद्या लक्ष्मी। जो आप ज्ञान और विज्ञान को आप अर्जित करते हो अपनी जीविका उपार्जन करने के लिए, तो वो आपकी विद्या लक्ष्मी कहलाती है। इस प्रकार जो वैदिक काल से अष्ट प्रकार की लक्ष्मी का एक प्रारूप तैयार किया गया है। अगर हम सिर्फ धनलक्ष्मी पर ध्यान देते हैं तो हम संपत्ति की बात कर रहे हैं, और अगर हम अष्ट प्रकार की लक्ष्मी की बात कर रहे हैं तो हम संपदा की बात कर रहे हैं, अर्थ काम धर्म मोक्ष चारों की बात कर रहे हैं। लक्ष्मी जी को उल्लूक वाहिनी से कमल वासिनी कैसे बनाया जाए, क्या राय है आपकी इस पर? आज के जो समाज की जो व्यवस्था है, लक्ष्मी वाकई में उल्लूक वाहिनी है। अब उन्हें कमल वासिनी कैसे बनाया जाए, तो हमें बहुत सारे प्रकल्प लागू करने पड़ेंगे। सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि जैसे जर्मनी है, यूरोप है, इनका जो कल्चर है हमारे कल्चर से मैच नहीं खाता, लेकिन वहाँ पे शिक्षा जो है वो मुफ्त है। आप जितना पढ़ना चाहें, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और अन्य विषय, तो सरकार उसका खर्चा उठाती है। हम हमारे देश में माँ सरस्वती की पूजा करते हैं और उसको एक मंगल कार्य मानते हैं शिक्षा अर्जन करने के लिए, लेकिन एक डॉक्टर बनने के लिए आपको 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ रुपए खर्चा करना होता है। तो हमें क्या कर, अगर कमल वासिनी बनाना है तो हमें 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान देना होगा। नॉलेज मैनेजमेंट और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट करना होगा, एक हेल्थ केयर सेक्टर में, एक एजुकेशन सेक्टर में और गवर्नेंस सेक्टर में। जी। इन सब क्षेत्र में एक प्रमुख बदलाव हम क्या कर सकते हैं? ये अच्छा सवाल किया आपने कि प्रथम रूप में हम क्या कर सकते हैं तुरंत में। सबसे पहले तो मेरा आपसे निवेदन है और भारत की जनता से और सरकार से निवेदन है कि ये जो करेंसी नोट है, इस पर से शीघ्र आप महात्मा गांधी की फ़ोटो को हटा दीजिए। क्यों? क्यों? सबसे पहले आप ये देखिए कि महात्मा गांधी जी हैं कौन।
राष्ट्रपिता कहे जाते हैं और सब उन्हें राष्ट्रपिता ही मानते हैं। सब मानते होंगे, मैं उन्हें राष्ट्रपिता नहीं मानता, ना मैं उन्हें अपना पिता मानता हूँ। मेरे अपने पिता हैं और मैं अपने गुरु को अपना पिता मानता हूँ। तो मुझे महात्मा गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी को पिता मानने की आवश्यकता नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि उनके जीवन से कुछ जुड़े हुए विवाद जो हैं मनु बेन के साथ और जो उनके सत्य के साथ जो उनके विभिन्न एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग रहे हैं, जो विवादित रहे हैं, तो मैं उन्हें राष्ट्रपिता की स्थिति पर नहीं देखता। और सबसे मेन चीज़ आप देखेंगे कि वो दरिद्रता के सूचक हैं। हम जब लक्ष्मी पूजन करते हैं दिवाली के टाइम में, तो हम शंख रखते हैं, कौड़ियाँ रखते हैं, श्रीयंत्र रखते हैं, लक्ष्मी पादुका रखते हैं। तो इससे जो सकारात्मक ऊर्जा है ये हमारे घर में आती है। हम अपने घर में साफ सफाई रखते हैं, अगरबत्ती धूप दीप करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, तो सकारात्मक ऊर्जा आती है। लेकिन गांधी की तस्वीर करेंसी नोट पर लगाने से एक नकारात्मक ऊर्जा का संचय पूरे भारत देश में हो रहा है। और मेरे जो मित्र थे निकोला टेस्ला, वो हमेशा कहा करते थे कि अगर ब्रह्मांड को समझना है तो 3 चीज़ें, ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन, इन चीज़ों पर हमें ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। अब कोई भी नाम हो, कोई भी तस्वीर हो, वो अपने साथ एक विशेष तरह की ऊर्जा को खींचती है जी। तो हमें सबसे पहले जो दरिद्रता के सूचक हैं महात्मा गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी, इनकी तस्वीर को हटा देना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि उनको हटाने के बाद हम किसकी तस्वीर लगाएं? वही केरला बीजेपी में जो हमारी इंडियन करेंसी है उसे लेकर कुछ अपवाद हुए हैं, जैसे रुपए में गांधी जी की तस्वीर को हटाकर विवेकानंद जी की तस्वीर लगा दी जाए, उसके बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा, देखिए, मेरे हिसाब से जो भारत में विकास होगा या जो विश्व में विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, वो प्रोसेस सेंट्रिक या प्रक्रिया केंद्रित होना चाहिए, ना कि पर्सन सेंट्रिक, व्यक्ति केंद्रित होनी चाहिए, राइट। हम महात्मा गांधी को हटाकर एक व्यक्ति को हटा के दूसरे व्यक्ति को ला रहे हैं। तो कुछ विवाद आज गांधी के साथ हैं, कल को कुछ विवाद जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी विवेकानंद के लिए खड़ी कर देंगी। तो हमें इन दोनों को ससम्मान विदा करते हुए हमें प्रक्रिया केंद्रित विकास चाहिए, प्रोसेस सेंट्रिक डेवलपमेंट चाहिए। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक तो अगर आपको स्थिरता चाहिए तो आप हिमालय की फ़ोटो लगा दीजिए वहाँ पर, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं वो सबको साथ में लेके चलने की बात करते हैं, और कृण्वन्तो विश्व आर्यम की बात है, वसुदेव कुटुंबकम की बात है कि सब कुछ एक ही परिवार है, विश्व एक परिवार है। तो क्यों ना हम सभी धर्मों के जो चिन्ह हैं, क्रॉस हुआ, ओम हुआ, और इन चिन्हों को एकत्रित करके एक इमेज में और उसको करेंसी नोट पे डालें। तो हम सारे धर्मों का सम्मान कर रहे हैं, सारे धर्म पंथियों का सम्मान कर रहे हैं, राइट। तो पीस, प्रॉस्पेरिटी और हार्मनी, सामंजस्य की भावना, शांति, खुशहाली की भावना हमारे देश में आएगी, ये ऐसा मेरा मानना है। भारत को उसका खोया हुआ अस्तित्व कैसे वापस ला सकते हैं? अब इसके लिए तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि नचिकेत जैसे 10 या 12 युवा मिल जाएं तो मैं इस देश को एक नई व्यवस्था, नई विचारधारा दूंगा, राइट। तो जब हम उनका 152 बर्थडे सेलिब्रेशंस मना रहे हैं तो हमें उनके विचारों को पढ़ना चाहिए, हमें श्री रामकृष्ण परमहंस के विचारों को पढ़ना चाहिए, अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि जो उनको नचिकेत चाहिए थे 10 या 12, वैसे बनने का प्रयास करें। और उसकी जानकारी के लिए आप महाविद्या फाउंडेशन से जुड़िए, महाविद्या अभियान से जुड़िए। वित्तीय समृद्धि के लिए आपके अन्य क्या सुझाव हैं? इसमें 4-5 मुद्दे हैं जिनका मैं चर्चा करना चाहूँगा। पहले तो हमारे देश में एक ही व्यक्ति के नाम पे बहुत सारे बैंक अकाउंट हैं, बैंक खाते हैं, तो ये सारे बंद हो जाने चाहिए और एक व्यक्ति के नाम पर एक ही बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि सीधे सीधे उसके आधार कार्ड से लिंक हो, नंबर 1। द्वितीय, हमारे देश में पति पत्नी का जन्म जन्मों का संबंध माना गया है, तो फिर अलग अलग बैंक अकाउंट क्यों? और कई बार तो पत्नियों को पता ही नहीं होता कि पति कमाता कितना है, घर में खर्चा कितना देता है, क्या करता है, राइट। और आपातकाल में अगर पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी असहाय हो जाती है, उसे पता ही नहीं है घर में कितनी संपत्ति है।
तो पति और पत्नी का जॉइंट अकाउंट होना चाहिए, सेपरेट अकाउंट बैन हो जाने चाहिए। तो इससे सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत मजबूत पहलू हो जाएगा। इसके बाद आप एक काम ये कर सकती हैं कि जितनी भी बेनामी संपत्ति है और अघोषित संपत्ति है उसका तुरंत नेशनलाइजेशन कर देना चाहिए और राष्ट्र संपत्ति घोषित कर देनी चाहिए। एक चीज़ और की जा सकती है, वो है कि स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा सेवाएं हमारे देश में निःशुल्क होनी चाहिए ताकि गरीबों को उसका फ़ायदा मिल सके, सबको उसका फ़ायदा मिल सके। जी, अखंड भारत और सशक्त भारत, इसकी क्या रूपरेखा है? आपकी विचारधारा क्या है इसके बारे में? जैसे नरेंद्र मोदी जी आ गए हैं और वो तो स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु मानते ही हैं, उनके आदर्शों पर चल रहे हैं, तो देश अच्छे दिन आ ही गए हैं और आध्यात्मिक तरक्की कर रहा है, देश भौतिक तरक्की कर रहा है। तो जो 4 पहलू हैं, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, जब हर व्यक्ति, हर परिवार, हर समाज, पूरा देश और पूरा विश्व अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष चारों को सुदृढ़ करेगा, बिना किसी एक को छोड़े, तो हम सशक्त बनेंगे, समृद्ध बनेंगे, संपदा की ओर जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।